हेलो फ्रेंड्स, हम आज करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंसीडरेशन। इसमें बेसिकली हमको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड लीगल रूल्स, थर्ड रूल ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स एक्सेप्शंस। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कम, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेसिकली क्विड प्रो क्यो। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। यस, इसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। अब वैसे जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें गिवन है ये, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है जब प्रोमिसी या फिर कोई थर्ड पार्टी या कहे तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर के ऑफरर के कहने पर कोई काम उसने पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किया है या नहीं किया है, उसको हम कहेंगे कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। एक और इसका मीनिंग गिवन है मिसा वर्सेस क्यूरी केस के अंदर, जिसमें कहा गया है अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी। कौन है वो? प्रोमिसर। और फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सफर्ड और अंडरटेकन बाय अदर, यानी प्रोमिसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि मैं आपको बिजनेस लॉस पढ़ाऊंगी, आप मुझे उसके लिए इतनी फ़ीस दे देना। अब मुझे जो फ़ीस मिलेगी ये मेरे लिए फ़ायदा है, आप जो फ़ीस दोगे वो आपके नुकसान है, क्योंकि आपके जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये है हमारी कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू मिसा वर्सेस क्यूरी केस के अंदर। अब आते हैं बात लीगल रूल्स, एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये जो गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस मीनिंग को तोड़ के लिख दिया गया है और कुछ नहीं लिखा है, और बाद में इसका कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन, प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। ठीक है, अब आई वाली लीगल रूल्स। फर्स्ट कम, इट शुड मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। ये प्रोमिसर के कहने पर होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट और भी गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज़ अनफोर्सेबल। इसका मीनिंग ये है, अगर कोई समझौते के कंसिडरेशन पर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो वो भी इन्फोर्सेबल है। एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ए एंड बी, ए और बी दो पार्टी है। ए ने कहा बी से मैं तुमसे शादी करूँगी अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नेम पर कर दो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज फॉर्म तब होगा जब बी अपनी प्रॉपर्टी ए के नेम पर कर देगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो है कंसीडरेशन। ओके, जो केस फ्लो गिवन है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, इसमें भी ये समझाया गया है कि यहाँ पे जो काम होगा वो होगा काम अकॉर्डिंग टू प्रोमिसर। सेकंड पॉइंट कम, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था कि मैंने आपको बिजनेस लॉस पढ़ाऊंगी, आप मुझे उसके लिए इतनी फ़ीस दे देना। अब वो फीस मुझे आप दे, आपके पेरेंट्स दे, आपके भाई दे, आपकी बहन दे, कोई भी देगा तो आपकी तरफ से आपके बिहाफ पर देगा। तो ये कहता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंसीडरेशन को कोई भी दे सकता है, चाहे प्रोमिसी हो या फिर कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो। इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है। और चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में भी ये है, जिसमें एक मम्मी थी, उसकी बेटी थी। मम्मी ने अपनी बेटी को कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नेम पर कर दूंगी, पर तुम्हें कुछ अमाउंट अपने मामा जी को एन्युटी के फॉर्म में देना पड़ेगा। उसकी जो बेटी थी उसने बात मान ली। उसने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नेम पर कर दीजिए और मैं ये अमाउंट
मैं कुछ ये इतना अमाउंट आपके भाई को यानी अपनी मामा जी को मैं दे दूँगी। मम्मी ने कहा ठीक है बेटी, ले ले प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, बाद में बेटी ने मामा जी को अपनी पेमेंट नहीं की, तो इसके लिए मामा जी ने स्यू कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। भले ही कॉन्ट्रैक्ट हमारा मम्मी और बेटी के बीच में हुआ है, पर क्योंकि वो हुआ है मामा जी को लेकर के, तो बेटी को देनी ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट कम एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। जिस पार्टी ने अपनी प्रॉमिस, अपनी ड्यूटीज़, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर लिया हो, वो हो जाएगा हमारी एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। जिस पार्टी ने अभी नहीं किया हो, वो प्रॉमिस करता है कि वो करेगा भविष्य में, तो उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। डन। इसमें एग्जांपल गिवन है, ए पेज 5000, ए ने बी को 5000 रुपये दिए और बी ने कहा कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट ऑफ व्हीट 1 महीने बाद दे दूंगा। इस केस के अंदर ए ने अपना अमाउंट दे दिया, तो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, और बी ने अपना अमाउंट नहीं दिया, तो ये हो गया एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। डन। बी ने अपना व्हीट नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट कम इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन हमारी पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। इसमें गिवन था हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, वो है हमारी पास्ट कंसिडरेशन। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये है प्रेजेंट कंसिडरेशन। और विल बी प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग इन फ्यूचर, ये है हमारी फ्यूचर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 मिनट। A performed some services to B at his desire. After a week, B promises to compensate A for the work done by him. It is said to be past consideration and A can sue B for recovering the promised money. आपको बताती हूँ एक सिंपल से एग्जांपल लेके। लेट्स सपोज मम्मी और बेटा, यहाँ पे मम्मी है A, बेटा है C, दोनों गए गोवा के बीच पे। वहाँ पे वे खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एक बड़ी सी वेव आई जिसमें कि वह सन को उठा के अपने साथ ले गई। एक जोर से चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी आके बी कूद पड़ा बीच में। बी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बी ने ए के लिए अपनी सर्विसेज दी है। डन। अब क्या हुआ, बी नदी में गया और सी को बाहर लेके आ गया। ठीक है, ए कहता है तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, तो मैं इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपीज़ रिवॉर्ड के रूप में दूंगी। 1 हफ्ता हो गया कि उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा 1 लाख रुपीज़ तुम्हें रिवॉर्ड के फॉर्म में दे दूंगी। बी ने कहा ठीक है। 1 हफ्ता हो गया, पर लेकिन ए ने उसे अभी तक अमाउंट नहीं दिया, तो यहाँ पे बी ए को स्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए ने उसे प्रॉमिस किया था और बी ने उसके लिए कुछ सर्विसेज भी परफॉर्म की थी। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पे बी ने पास्ट में काम किया था ए के लिए, ए के कहने पर ए के लिए काम किया था। नाउ फिफ्थ पॉइंट कम इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। इसका मीनिंग ये है कंसिडरेशन हमारी एडिक्वेट हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज मेरी प्रॉपर्टी है 60 लाख रुपीज़ की, मैं उसको 1 लाख रुपीज़ में बी को सेल कर देती हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं उसे कितने में भी सेल करूं, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंसिडरेशन हमारी एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 60 की प्रॉपर्टी 1 लाख में सेल हुई है। पर लेकिन हमारा लॉ कहता है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, कि अगर वो ज़्यादा ही कम हो गया तो दूसरी पार्टी एलिज कर सकती है ये कहकर कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, और उसका जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है वो एक एविडेंस के रूप में कोर्ट मान सकता है। लेट्स सपोज, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मैंने अपनी 60 की प्रॉपर्टी बी को 1 में सेल किया। बाद में मैंने कह दिया कि उसने मेरे ऊपर बंदूक की नोक तानी थी, इसलिए मैंने अपनी 60 की प्रॉपर्टी 1 लाख में सेल कर दी। तो यहाँ पे इस चीज़ को कोर्ट एक एविडेंस के रूप में मान सकता है
कि क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का अमाउंट बहुत ही कम में सेल हुआ है। सिक्स्थ कम परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। इसका मीनिंग ये है द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म the same can't be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to witness is void, for it is without consideration. एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज मेरे घर पे पोस्टमैन मेरा सामान लेकर के आया, वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं थी। पहली बात तो ये भाई मेरे मामा ने मेरे को कोई सामान सेंड किया, तो वो मेरे घर पे मेरा सामान लेके आया। अब मुझे इसके लिए उसे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि वो घर घर जाके हमारा सामान हमें देगा। हाँ, लेट्स अब मान लेते हैं कि अगर मामा जी ने मेरे लिए कोई एक अपनी चिट्ठी भिजवाई होती और मैं उससे कहती कि आप मेरे लिए में चिट्ठी पढ़ के सुना दो मुझे, तो मुझे उसके लिए से पेमेंट करनी पड़ती, क्योंकि वो इसके लिए लीगली बाउंड टू परफॉर्म नहीं है। इसमें यही गिवन है, ए प्रॉमिस टू पे 2000 टू अ डॉक्टर ओवर द फीस इज़ इनवैलिड एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू गिव ट्रीटमेंट फॉर हिज नॉर्मल फीस। इस एग्जांपल में गिवन है कि ए ने कहा डॉक्टर आपने मुझे ठीक किया, अपनी फ़ीस तो ये पकड़ो, साथ 2000 रुपये और पकड़ लो। ये एक इनवैलिड है, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी फ़ीस ले ली है, अपनी सर्विसेज भी उसने दे दी है, तो ये कोई एक यहाँ पर ये कोई एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। बट वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर देन ही इज लीगली बाउंड टू और सच अ प्रॉमिस प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज़ अ गुड कंसिडरेशन। इट शुड नॉट बी वेग और अनसर्टेन। जैसा कि आपको मैंने कहा कि मैंने पोस्टमैन को कहा कि वो मेरी चिट्ठी पढ़ दे, तो ये उसने अपनी ड्यूटी से बात का काम किया। चिट्ठी पढ़ के सुनाना उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, पर लेकिन मैंने उसे कहा है तो मैं इसके लिए से पेमेंट कर सकती हूँ, उसके लिए मुझसे पेमेंट डिमांड कर सकता है। सेवेंथ कम इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी ज़रूरी है, वो इल्यूजरी ना हो। इसका एग्जांपल लेते हैं, अ मैन प्रोमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन। तो ये एक रियल कंसिडरेशन नहीं है, ये एक इल्यूजरी कंसिडरेशन है, क्योंकि जादू से खजाना लेकर आना या फिर मरे हुए इंसान को ज़िंदा करना, ये कोई एक रियल कंसिडरेशन नहीं है। 8 पॉइंट कम इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल, इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऐसा कोई नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा कुछ समान होना चाहिए, वो कुछ ऐसा वैल्यू का होना चाहिए जिसमें कि लॉ अपनी एक वैल्यू अटैच करे। नाउ कम एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्टी है यानी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है जो पार्टी, वो स्यू नहीं कर सकती। ओके, लेट्स सपोज मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा ए और बी के बीच में। ये बंदा ए है और ये बी है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा ए और बी के बीच में हुआ है, तो कोई सी आके स्यू नहीं कर सकती अनलेस और अनटिल वो इन एक्सेप्शंस में फ़ॉल नहीं करता हो। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कुछ एक्सेप्शंस के अंदर नहीं हुआ। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट स्यू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट कम इन केस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी कोर्ट में उसको स्यू कर सकता है सेटलर को। एग्जाम्पल लेते हैं ट्रस्टी को, लेट्स सपोज ये हमारे रतन टाटा सर है और ये एक उनका ट्रस्ट है जिसका बेनिफिशियरी है सी मान लीजिए ऑर्फन है और उसकी एजुकेशन वगैरह खर्चा और उसके जितने भी खर्चे हैं वो उठाता है ट्रस्ट हमारा, जिसको हैंडल करता है ए। ठीक है,
अब क्या हुआ, मान लीजिए सी को उसका बेनिफिट नहीं मिला, सी को उसके एजुकेशन के लिए उसका अमाउंट नहीं दिया गया, या फिर उसके जो खर्चे हैं उसके लिए उसे अमाउंट नहीं दिया गया, तो सी ए को स्यू कर सकता है ये कहकर, क्योंकि मैं ट्रस्ट का बेनिफिशियरी था तो मैं अपने राइट्स को क्लेम कर सकता हूँ कोर्ट के अंदर। ओके, सेकेंड केस कम इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इफ़ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, अगर जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है फैमिली के बीच में वो हमने लिखित रूप में करवा लिया है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन द पार्टीज टू सेटलमेंट मे एनफोर्स द एग्रीमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज ये है हमारे एक फादर है, फादर ने अपने 2 बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दिया, ए और बी, और एक उनके बीच में लिखित एग्रीमेंट भी ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ए के 2 बेटे हुए एक्स और वाई, सॉरी एक्स और वाई नहीं, लेट सपोज डी और ई। ए के 2 बेटे हैं डी और ई। एग्रीमेंट भले ही ए और बी के बीच में हुआ हो कि वो प्रॉपर्टी का इतना इतना शेयर लेंगे अपने पापा जी का, पर लेकिन उसको एनफोर्स डी और ई भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये केस है फैमिली सेटलमेंट का। ठीक है, अगर बाद में मान लीजिए बी ए को उसका हिस्सा नहीं देता है तो डी और ई भी स्यू कर सकते हैं ये कहकर, क्योंकि देखिए ये एक फैमिली सेटलमेंट है और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो रिटर्न में लिखे गए हैं, तो बी को आधा हिस्सा ए को देना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कम इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट, अ प्रोविजन may be made by for the benefit of a person he may file a suit through he is not a party to contract। इसमें गिवन है मिस्टर एक्स वाइफ deserted him for ill treating her। मिस्टर एक्स promised his wife's father मिस्टर पुरी that he will treat her properly or else will pay her monthly allowance, but she was again ill treated by her husband, hence she has all the right to sue Mr. X against the contract made between X and Puri even though she was stranger to contract। इसमें ये गिवन है, लेट सपोज ये है एक्स, ये है वाई, वाई के फादर यहाँ पे पूरी है, पूरी खाने वाली पूरी नहीं है, उनका नाम पूरी है, मिस्टर पूरी। एक्स था हमारा शराबी पति, एक्स कौन था, शराबी पति, वो वाई पर बहुत अत्याचार कर रहा था, उसके पापा से बात देखी नहीं गई, उसने अपने दामाद से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुमने भविष्य में मेरी बेटी को परेशान किया, मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार किया, तो तुम्हें उसे 10,000 रुपये मंथली देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स ने कहा ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, एक्स ने वाई को परेशान तो किया पर लेकिन उसने उसे अमाउंट नहीं दिया, तो यहाँ पे वाई उसको स्यू कर सकती है भले ही वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि वो यहाँ पे एक बेनिफिशियरी है। ओके, ये कहते हैं हमारा एग्जाम्पल 16। फोर्थ पॉइंट कम्स इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। मतलब क्या है, लेट सपोज यहाँ पे है एक्स वाई जेड, यहाँ पे वाई एक पेंटर है, एक्स को अपने हाउस से पेंट करवाना था। ठीक है, एक्स को यहाँ पे अपने हाउस से पेंट करवाना था, तो उसने वाई को कहा तुम मेरे घर पर पेंट कर देना। वाई ने कहा ठीक है। अब वाई को काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो उसने अपना काम जेड को सौंप दिया ये कहकर कि तुम्हें एक्स के घर को पेंट करना है। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट को असाइन नहीं कर सकता वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई की पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल नहीं है। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज अगेन एक्स वाई जेड। एक्स ने वाई को लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ लोन के रूप में दिया,
वाई ने जेड को सेम अमाउंट लोन के रूप में दे दिया। उसकी जो टाइम पीरियड था लोन का वो था लेट्स सपोज 12 मंथ्स या कहते 1 ईयर। बाद में वाई कहता है एक्स को कि तुम अपना जो अमाउंट है लोन का वो तुम जेड से रिकवर कर लेना। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाई असाइन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे वाई की कुछ पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। 5th पॉइंट का एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। When the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards the third party. इसका मीनिंग ये है, ये पैराग्राफ ये कहता है कि लेट सपोज यहाँ पे 3 पर्सन है। फर्स्ट इज़ सलमान खान, सेकेंड इज़ आलिया भट्ट, थर्ड इज़ कैटरीना। सलमान खान को कैटरीना कैफ को लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ गिफ्ट करने थे। सलमान खान को कैटरीना कैफ को 1 लाख रुपीज़ गिफ्ट करने थे। सलमान खान ने आलिया को कहा कि तुम ये 1 लाख रुपीज़ पकड़ो और कैटरीना कैफ को गिफ्ट में दे आओ। आलिया ने यह बात कैटरीना कैफ को बता दिया। ठीक है, तो अगर बाद में आलिया कैटरीना कैफ को पेमेंट नहीं करती है 1 लाख रुपीज़ का, तो कैटरीना कैफ भी आलिया को स्यू कर सकती है ये कहकर कि उसने मेरे 1 लाख रुपीज़ अपने पास रख रखे हैं। तो और बाद में कोर्ट कहेगा फिर आलिया को कि तुम्हें कैटरीना कैफ को 1 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तुमने कैटरीना कैफ को पहले बता दिया था कि मैं उसके 1 लाख रुपीज़ सलमान खान से ले चुकी हूँ और आपको मैं देने वाली हूँ। ओके, 6th पॉइंट कम इन केस ऑफ कन्वीनिएंट या कहते तो कंडीशंस रनिंग विद द लैंड। लेट सपोज यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। लेट सपोज ये एक्स की प्रॉपर्टी है, यहाँ से एक रोड आती है एक्स की प्रॉपर्टी के चारों ओर घूम के। अब क्या हुआ, लोगों को इससे परेशानी होने लगी। लोग गए गवर्नमेंट के पास, उन्होंने कहा कि आप ये रोड को बीच में से ऐसे बना दीजिए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तो गवर्नमेंट गई एक्स के पास। उसने कहा गवर्नमेंट ने एक्स को कि आप हमें प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा दे दीजिए, हम इसके लिए आपको पेमेंट कर देंगे। एक्स ने कहा ठीक है, मैं आपको अपनी लैंड का इतना हिस्सा यूज़ करने के लिए दे सकता हूँ। उसके बदले उसको पेमेंट मिल चुका है। अब बाद में क्या हुआ, वाई आता है। वाई कहता है एक्स से कि मैं तुम्हारी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लैंड को बाय करना चाहता हूँ। एक्स ने कहा ठीक है, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को सेल कर दी। ओके, अब क्या हुआ, रोड बनने लग रही थी। वाई ने कहा रुको, ये भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्स और गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, पर लेकिन अब प्रॉपर्टी मेरे पास आ चुकी है तो आप रोड नहीं बना सकते। कोर्ट कहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैंड के साथ कुछ कंडीशंस अटैच थी जो कि आपने बाय करते वक्त एग्री की थी, इसलिए आप इनको रोड बनाने से नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये हमारा इन केस ऑफ कन्वीनिएंट रनिंग विद द लैंड। 7th पॉइंट कम्स contracts entered into through an agent. The principal can enforce a contract entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal. Example, Prashant appoints Abhinav as his agent to sell his house. Abhinav sells house to Tarun. Now Prashant has the right to recover the price from Tarun. Example लेते हैं, ये है हमारा P, ये है A और ये है T, पैट। ओके, पैट का जो P है, P के पास अपना हाउस था, उसे अपना हाउस बिकवाना था, उसे अपना हाउस सेल करना था। उसने अपने एजेंट ए को कहा कि तुम मेरा हाउस प्लीज़ सेल करवा दो। ए ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हाउस सेल करवा दूंगा। अब ए ने क्या किया, बाद में उस हाउस को टी को सेल कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट भले ही ए और टी के बीच में हुआ हो, जहाँ पे ए ने पी का हाउस सेल किया है, पर लेकिन यहाँ पे पी के पास राइट है कि वो टी से अपना अमाउंट रिकवर कर सके। ये कहता है हमारा एग्जाम्पल 20 और ये कहता है हमारा लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। ओके, इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट,
beneficiary can sue. Second, family settlement. Third, marriage contract. Fourth, assignment of a contract. Fifth, acknowledgement of or estoppel. Sixth, condition running with land. And seventh, contract entered through an agent. Now comes no consideration, no contract. आपने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था कि बिना एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अगर वो वहाँ पे हमारा कंसिडरेशन नहीं है तो हमारा एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगा। पर लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जिसमें अगर हमारा कंसिडरेशन नहीं है तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट केस कम नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसमें आता है हमारे हस्बैंड एंड वाइफ। एग्जांपल है इसका हस्बैंड एंड वाइफ या कोई भी दो पार्टी जिसमें कि नेचुरल लव और अफेक्शन होना ज़रूरी है। इसमें हमारे 4 कंडीशन है। फर्स्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के वजह से बन रहा हो। सेकंड, पार्टीज एक दूसरे के संबंध में एक काफ़ी नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, मतलब काफ़ी पास संबंधी होने चाहिए वे। थर्ड, इट मस्ट बी इन राइटिंग। फोर्थ, इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। ठीक है। A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation, example husband and wife, to each other is enforceable even without the consideration. Example लेते हैं। Let's suppose ये है हमारा A और ये है B। A B को कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। यहाँ पे A और B है हस्बैंड एंड वाइफ। ये है हस्बैंड और ये है वाइफ। ओके। यहाँ पे ए जो कि हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नेम पर कर दूंगा। ठीक है। उसने ये एग्रीमेंट को लॉ के अंदर रजिस्टर भी करवा लिया और ये एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था। तो अगर बाद में ए अपनी प्रॉपर्टी बी के नेम नहीं करता है तो बी उसे स्यू कर सकता है ये कहकर कि ए ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नेम पर कर देगा। भले ही यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, भले यहाँ पे बी ने ए को कुछ दिया ना हो, पर लेकिन फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर बी ए को स्यू कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कम कंपेंसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under section 25 in order that a promise to pay for the past voluntary services be binding, the following essential factors must exist. Compensation of past voluntary services भी बिना कंसिडरेशन का एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, पर लेकिन उसके लिए 4 कंडीशंस होना ज़रूरी है। 4 कंडीशंस। फर्स्ट, द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली। सेकंड, इट मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। थर्ड, द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। एंड द फोर्थ, द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंशन टू कंपनसेट द प्रोमिसी। ये हमारी 4 कंडीशंस हैं। लेट्स सपोज एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले इसका ICI का। P finds R's wallet and gives it to him. R promises to give P 10,000 rupees. This is a valid contract. P ने R का वॉलेट फाइंड किया और उसे दे दिया। यहाँ पे P ने R का वॉलेट फाइंड किया और उसे दे दिया। ये एक वॉलंटरी सर्विस है, ये खुद से की गई है। P ने ये R के कहने पर नहीं की है, तो इसलिए बाद में क्या हुआ, R ने P को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा इस रिवॉर्ड के लिए क्योंकि तुमने मेरा वॉलेट वापस किया है मुझे। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भले ही ये काम P ने
आपके कहने पर नहीं किया हो, पर लेकिन उससे अपनी एक वॉलंटरी सर्विसेज दी है और आपने उसके लिए प्रॉमिस भी किया है। 24. Mr. X has helped his nephew Mr. Y to fight the case in the court of law using his knowledge and intellect. After Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay rupees 10,000 rupees. Held this is a valid contract as it is compensation for the past services. इसमें कहता है एग्जाम्पल 24 हमारा ये कहता है, लेट सपोज यहाँ पे है एक्स एक लॉयर है, उसका भतीजा है हमारा वाई। अब वाई के ऊपर किसी ने केस ठोक दिया, किसी ने वाई को स्यू कर दिया कोर्ट के ऊपर। तो एक्स कहता है तू चिंता मत कर वाई, मैं तेरे लिए केस लड़ूंगा। यहाँ पे एक्स ने अपनी फ़ीस अभी नहीं ली है, जो उसकी फ़ीस बनती है उसने अभी वो नहीं ली है। उसने अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज वाई को दी है। जब वाई केस जीत जाता है तो वाई कहता है एक्स को कि मैं तुम्हें इसके लिए 10,000 रुपये दे दूँगा। ठीक है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन है पास्ट सर्विसेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन है फॉर द पास्ट सर्विसेज। नाउ थर्ड पॉइंट कम, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज एक्स है, हम बार बार एक्स और वाई को ले लेंगे क्योंकि हमारे फेवरेट पर्सन्स है एक्स वाई। एक्स यहाँ पे डेटर है, वाई यहाँ पे लेट सपोज सेलर है। वाई ने अपना कुछ गुड्स एक्स को सेल किया, उसने कहा कि तुम मुझे इसकी पेमेंट कर देना। अब 3 साल हो गए, एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया एंड अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 3 साल बाद हम अपने डेटर से उसके लिए अमाउंट को डिमांड नहीं कर सकते। अब 3 साल बाद हो गए, एक्स ने अब तक का वाई को पेमेंट नहीं किया। ठीक है, कुछ महीने बाद एक्स के दिमाग में आया नहीं, मुझे काम नहीं करना चाहिए था, मुझे वाई को पेमेंट करना चाहिए था। तो उसने वाई को कहा कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट की पेमेंट कर दूंगा। वाई ने कहा ठीक है। अब यहाँ पे वाई ने अपनी कोई सर्विसेज एक्स को नहीं दी, यहाँ पे एक्स ने उसे पेमेंट किया। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई बदले में कुछ नहीं है, पर फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एक अगेन एग्जांपल हो गया, विदाउट कंसिडरेशन देयर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट कम्स एजेंसी। एजेंसी केस में भी कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट कंप्लीटेड गिफ्ट। सलमान खान ने कटरीना कैफ को गिफ्ट दिया कार। ठीक है, सलमान खान ने कटरीना कैफ को एक कार गिफ्ट दी, जिसमें बाद में कटरीना कैफ ने सलमान को कुछ नहीं दिया। कटरीना ने सलमान को कुछ नहीं दिया, पर फिर भी सलमान ने कटरीना को एक कार गिफ्ट की। तो ये एक कंप्लीटेड गिफ्ट है। अगर मान लीजिए बाद में सलमान गया कोर्ट में, उसने कहा कटरीना ने मुझे कुछ नहीं दिया था पर मैंने उसे अपनी कार दी थी, तो कटरीना को मेरी कार वापस करनी होगी। तो कोर्ट कहेगा क्योंकि यहाँ पे ये एक गिफ्ट है, तो आप उससे कार की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट बेलमेंट। वैसे आप बेलमेंट को आगे पढ़ोगे, इसमें ये है, आपको फ़िलहाल अभी मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, एग्जांपल की हेल्प से। लेट्स सपोज मेरे पास अपना स्कूटी है, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि आज के लिए मुझे आप अपनी स्कूटी वापस कर दीजिए, मुझे कोई काम करना है, और उसके बाद आज के लिए आप मुझे अपनी स्कूटी दे दीजिए, मुझे कोई काम पे बाहर जाना है, और जैसे मैं बाहर से आ जाऊंगा मैं आपकी स्कूटी लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी स्कूटी लेकर चले जाओ, मैंने आपको अपनी कीज दे दी। आपका काम आपने पूरा कर लिया, पर लेकिन आपने अभी तक का स्कूटी मुझे वापस नहीं लौटाई है, तो मैं इसके लिए आपको स्यू कर सकती हूँ, क्योंकि भले ही यहाँ पे कोई
कंसिडरेशन नहीं थी, पर लेकिन यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया था। मैंने आपको स्कूटी दी, इसके लिए आपने मुझे कुछ नहीं दिया अभी तक का, ठीक है। भले ही आपने मुझे कुछ नहीं दिया हो, पर लेकिन फिर भी मैं आपको स्यू कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपना गुड्स दिया था कुछ टाइम के लिए, और आपने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ ये किया भी था कि मैं टाइम पूरा होने के बाद आपको आपका गुड्स वापस लौटा दूंगी, या फिर लौटा दूंगी। तो ये होता है हमारा बेलमेंट, जिसमें कि विदाउट कंसिडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म हो सकता है। सेवन्थ पॉइंट कम चैरिटी, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। चैरिटी में ये है कि अगर हमने कह दिया किसी व्यक्ति को दान करने के लिए और बाद में हमने उसे दान नहीं किया, तो वो व्यक्ति हमें स्यू कर सकता है ये कहकर कि तुमने मुझे कहा था कि तुम दान दोगे मुझे, पर लेकिन हमने उसे दान नहीं दिया और हमें उसे दान करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है जी और के, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, जी एंड के, ठीक है। जी ने के को प्रॉमिस किया कि मैं आपको मंदिर की रिनोवेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ दूंगा। के ने कहा ठीक है, आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दे दीजिएगा, मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दान में दूंगा। जी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपीज़ का डोनेशन करूंगा, आप उससे मंदिर का रिनोवेशन करवा दीजिएगा। के ने कहा ठीक है, मैं मंदिर का रिनोवेशन करवा दूंगा। अब बाद में जी इस चीज़ को से डिनाई कर देता है ये कहकर कि आपने तो मुझे इसके बदले कुछ दिया ही नहीं है। तो फिर के हमारा जी को क्लेम कर सकता है, तो के फिर जी को क्लेम कर सकता है, कि जी को स्यू कर सकता है 1 लाख रुपीज़ के लिए, 1 लाख रुपीज़ के लिए के जी को कोर्ट के अंदर स्यू कर सकता है। एंड इस तरीके से आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है।